नमस्कार, मैं हूं नमस्कार, डॉक्टर मैं हूं राजीव डॉक्टर पथरिया राजीव पथरिया और आप देख और रहे आप देख हैं रहे हैं लाइव लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिंदुस्तान चर्चा। और आज इस हम चर्चा करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती पे। भांग की खेती को सरकार लीगलाइज करने जा रही है। उसके लिए इस बार बजट सत्र के दौरान विधानसभा में एक प्रस्ताव आया। प्रस्ताव पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहल की और उन्होंने एक विधायकों की कमेटी बनाई जो हमारे बागवानी मंत्री हैं जगत सिंह जगत नेगी सिंह जी की नेगी जी अध्यक्षता की में। अध्यक्षता में और वो और कमेटी वो इन कमेटी दिनों इन दौरा कर दिनों रही है दौरा कर रही है। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का। और वहाँ पे क्या मॉडल है भांग की खेती का, किसानों की आय में कैसे वृद्धि हो रही है, सरकार को कैसे रेवेन्यू आ रहा है और इसको नियंत्रित और विनियमित कैसे किया जा रहा है इस खेती को। क्योंकि राज्यों के पास शक्ति है कि वो औद्योगिक प्रयोग के लिए भांग की नियमित विनियमित खेती कर सकती है। तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ आज विशेषज्ञ जुड़े हैं। ओपी शर्मा जी हैं, पूर्व यह एनसीपी पूर्व के एनसीपी के अधिकारी हैं अधिकारी हैं और भांग की खेती को हिमाचल में पिछली सरकार में थोड़ा आगे बढ़ाने का भी इनको सौभाग्य प्राप्त है क्योंकि ये नशा निवारण बोर्ड के संयोजक थे राज्य के। तो मैं और डॉक्टर विक्रम शर्मा है, कृषि विशेषज्ञ हैं। ये भी भांग की खूबियां बरसों से राज्य सरकार को बताते आए हैं कि इसका मेडिसिन के लिए उपयोग होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी की तरफ से चमन राकेश आस्था जी जुड़े हैं। तो आप सबका इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले ओपी शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक देश और विदेश में भांग की लीगलाइज खेती के लिए किस तरह के मॉडल हैं और उत्तराखंड बेहतर क्या कर रहा है। जी, माइक ऑन। धन्यवाद सर, मैं आपका जी धन्यवाद करता हूँ और सभी पैनलिस्ट साथियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। अभी तक देखिए एनटीपीएस एक्ट 1985 में आया और जी उसके बाद सेक्शन 14 एनटीपीएस एक्ट और सेक्शन 10 कंप्लीटली अलाउ करता था स्टेट्स को। जी वो अपने रूल्स अपने रेगुलेशंस इसको बना सकते थे इसके ऊपर, इसको रेगुलेट करने के लिए। लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कैनबिस जो है चरस वो चलता रहा। जी अब ऑफ लेट जो है बहुत सारी चीजें हैं। आपको एक बात समझनी होगी कि चरस का जो दुरुपयोग है वो बहुत बढ़ा बीच में। जी और बहुत सारे ड्रग के नेटवर्क्स भी जो कैनबिस के हैं वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो एस्टैब्लिश हुए। आप तो जानते हैं, आप तो मेरे कुछ उस वक्त के एनसीबी के अभियानों में आप तो बिल्कुल लाइव जुड़े हुए थे उस जमाने। जी ये क्रिमिनलाइजेशन का जो एस्पेक्ट चलता रहा, किसी का ध्यान ही इस तरफ नहीं गया कि इसको रेगुलेट करके हम इससे बहुत बेनिफिट्स इसके हम समाज के लिए, मनुष्य के लिए और अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने रेवेन्यू के लिए अर्जित कर सकते हैं। ऑफ लेट ये चर्चा का विषय बना, एक दुनिया में ग्रेट कैनबिस लीगलाइजेशन मूवमेंट टाइप एक बना। बहुत सारे ऐसे लोग जो इसको लीगलाइज करवाना चाहते थे वो किसी न किसी तरह से कई देशों में घुसे आए। उन्होंने विदेशी सीड्स भी हिमाचल में भी पहुंचाया। बहुत सारी चीजें इस तरह की पर्दे के पीछे से ही होती रही। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जंगलों में हमारे यहाँ कैनबिस का, भांग की ऐसी प्रजातियां जी जो हमारी नहीं है, इनफैक्ट वो जी उगी हुई पड़ी हुई है कई सालों से, 2 दशकों से कम 2002 से तो हम ही लोग देख रहे हैं, 98 से हम ही लोग देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसके ऊपर धीरे धीरे मंथन होने लग गया कि भी इसको, एक टर्म आती है, आपने भी उसका यूज किया कि इसको लीगलाइज किया जाए और जनरली इसको कहा जाता है लीगलाइज किया जाए। और हिमाचल में किसानों को, लोगों को एक ही टर्म पता है कि लीगलाइज का मतलब होता है चरस का उत्पादन करना। जी ये बड़ा मिसलीडिंग है ये जो शब्द है। एक्चुअली ये कैनबिस का रेगुलेशन है और कंट्रोल्ड मैनर में इसको करवाना है। लोग लाइसेंस्ड होंगे, उनको लाइसेंस मिलेंगे और बहुत ही इसकी मॉनिटरिंग होगी, बहुत इसके प्रिवेंटिव मेजर्स एट प्लेस करने होंगे। उसके बाद ही भांग की खेती की जाएगी क्योंकि अल्टीमेटली चरस जो है उसको कभी भी वैधता नहीं मिल सकती है। उसका कारण ये है कि आपको जानकर ये बड़ा हैरत भी होगी कि आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जब ड्रग अब्यूज का मुद्दा भी इतना बड़ा आगे
हमारे सामने आया है, इतना बड़ा चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं। आज भी आप जितने भी नशा मुक्ति केंद्र में जाओगे, 22% जो युवा है, जो लोग हैं, वो चरस से ग्रसित है। और ऐसा सर्वे अभी तक हमारे पास नहीं हुआ है और ना ही सर्वे की अनुमति मिलती है। जी। ये भारत सरकार की भी एक शिकायत है और हमारी भी ये शिकायत है। एथिकल कमिटीज इन सर्वेस को करने के लिए अनुमति नहीं देती है ना। 2-2 साल, 3-3 साल से, 4-4 साल से मुद्दे फंसे रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब 2 चीजें आ गई, एक तो इसका इलीगल इसका जो यूज है और दूसरा इसका लीगल यूज कह लो, मेन स्ट्रीम फार्मिंग करा करके। तो अभी जितनी भी बातें हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, कम से कम बहुत से प्रदेशों ने इसको लीगल भी किया है या इसको रेगुलेट किया, सॉरी, कंट्रोल्ड मैनर में इसको किया है। उत्तराखंड में भी हो रहा है, लेकिन सभी लोग अभी तक रिसर्च लेवल पे ही अटके हुए हैं। जी। अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा, आज सम्माननीय जो कमेटी हमारी वहां पे घूम रही है, उन्होंने आज खेतों के भी दर्शन कराए। हमारे यहाँ तो इनसे भी बड़े बड़े पहाड़ लदे हुए पड़े हुए हैं। वो सारी चीजें वहां से दिखाई उन्होंने और उसमें ये बताया कि उसमें टॉक्सिसिटी नहीं है या THC नहीं है, उसमें जो साइको एक्टिव सब्सटेंस उसमें नहीं है। तो वो क्या हो रहा है वहां पे अभी तक शोध चल रहा है। अभी तक उत्तराखंड में भी ऐसा कुछ वो बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे वो कुछ ला नहीं पाए। तो हिमाचल प्रदेश में भी हमको इससे पहले कि हम लोग इसके तरफ जाए, रेगुलेशन तो पास करना ही होगा, नो डाउट। एक बार इसको अलाउ तो करना ही होगा कंट्रोल्ड मैनर में, लेकिन बहुत सारे काम अभी करने के बाकी हैं। इश्यूज इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। सीड बैंक कहाँ से आएगा, जर्म प्लाज्मा आपके पास कितनी वैरायटीज हैं, कौन सी कैनबिस आप उगाएंगे, हेम्प में कौन सी होगी, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल जो साइको एक्टिव सब्सटेंस है उसमें 1.5% या उससे नीचे किन किन वैरायटीज में होगा। जंगलों के अंदर हमारे यहाँ पे इतनी अवैध रूप से, जिसमें 20% से भी ज्यादा टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल है। आप सोचिए, पागल करने वाला सब्सटेंस है वो ऐसा यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले तो उसे इरेडिकेट करना होगा हमें। हमने आज तक नहीं किया, कारणों के ऊपर मैं नहीं जाता, लेकिन उसको इरेडिकेट करना होगा, अदरवाइज वो काउंटर प्रोडक्टिव हमारे लिए प्रूव होगा। वी हैव टू सी थ्रू दीज एंगल्स ऑल्सो। अभी भी ऐसी अवैध मशीनें जो है वो गांव-गांव में या उधर पहाड़ों के अंदर मौजूद है, जहां पे हैश ऑयल का प्रोडक्शन होता है, इलीगली वो सेल हो रहा है। तो टुमारो हम लोग अपने किसानों के लिए, अपनी प्रदेश की रेवेन्यू के जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। उस करने के लिए यदि हम आगे बढ़ते हैं, मैं समझता हूं एट द सेम टाइम आपको जो क्रिमिनल माफियाज हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, आपको उन्हें वाइप आउट पहले करना पड़ेगा। अब जब हमारे बच्चे भी 22%, यूं समझ लीजिए कि अगर इसमें है, टोटल जो एडिक्शन का स्केल है उसमें से 22%, 20% अगर इसमें हमको मिल रहे हैं, तो कल को ऐसा ना हो कि ये पैरेलल इकोनॉमी साथ में काम करे और हमारी रेवेन्यू का बटा बैठ जाए। जी, सबसे बड़ा खतरा ये सबसे बड़ा खतरा। और इसके ऊपर सर्वे होने बड़े आवश्यक है। नशा निवारण बोर्ड में बैठ रह करके मैंने बड़ी कोशिशें की, बड़ी मिन्नतें करी, मैं भाई सर्वे करवा लीजिए, मैंने चिट्ठियां लिखी, मैंने सब कुछ किया, वो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा यही निवेदन है, क्योंकि मैं तो समाज के प्रति बिल्कुल संवेदनशील हूँ और बड़ा पैशनेट हूँ। कोई भी काम किया जाए, हम बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छी इकोनॉमी, इससे हमारी बूस्ट भी होगी। देखिए, दिस इज द ओनली रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश विच इज सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। कम से कम 10 जिलों के लोगों को घर बैठे रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन क्या आप उसको उस तरह से कर पाएंगे? क्या आपके पास प्रिवेंटिव मेजर्स एट प्लेस होंगे? आप उतना पैसा खर्च कर पाएंगे? उतने मैकेनिज्म आप डेडिकेटेड, आपको यू हैव टू डू मैसिव डिप्लॉयमेंट। जी है ना। अदरवाइज जो खास करके मेडिसिनल यूज के लिए उसमें टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल होगा, उसमें नशीला एडिक्टिव पदार्थ उसमें होगा, कईयों में नहीं होगा, कईयों में होगा, है ना जी। तो इसीलिए वो सारी चीजें भी हमको ध्यान में रखनी होगी। मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ सरकार को, पिछली सरकार को भी दिया था, इनको भी देता हूँ, इस सरकार को भी देता हूँ कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि इससे बहुत फायदा होगा, ना केवल हमारी हेल्थ के लिए, ना केवल इकोनॉमी के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, है ना जी। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर विक्रम जी से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनका भी बड़ा नाम है। डॉक्टर विक्रम जी, भांग का उपयोग किस किस चीज में हो सकता है और हमारी आज की फार्मा इंडस्ट्री की क्या जरूरत है? जी विक्रम जी। पथरे जी नमस्कार। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। 2016 में मैंने
भांग के ऊपर थोड़ा सा विषय के ऊपर मैंने कार्य करना शुरू किया था। जी और 2017 में एक नई सरकार आई, उसमें इसके ऊपर थोड़ा बहुत कार्य शुरू भी हुआ, परंतु बाद में वो सारा कार्य जो है वो धरा का धरा रह गया। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इसके ऊपर कार्य किया और वो कुछ एक कदम आगे बढ़े हैं। मेरा सबसे बड़ा विषय इस वक्त, जो ओपी शर्मा जी भी कह रहे थे, कि इसमें टीएचसी लेवल का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और इंडस्ट्रियल जो हम हेम्प जो डेवलप करना चाहते हैं, उसमें जो है वो इंडस्ट्रियल उसके ऊपर ही काम किया गया। साइकोएक्टिव ड्रग्स के ऊपर जो है वो बिल्कुल निरंकुश लगाया जाए, उसमें एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े शोध संस्थान बैठे हुए हैं और शोध संस्थानों का कार्य है कि वो इस बीड को, इस पदार्थ को, इसके बीज को नया डेवलपमेंट करके उसमें से टीएचसी लेवल को बिल्कुल नगण्य कर दिया जाए। वो अगर इसके ऊपर कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को जो है वो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथिंग के लिए और स्टेट की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। हाँ, एक थ्रेट बहुत बड़ी है अभी तक की, क्योंकि जहां जहां भी इसको लगाया जा रहा है, जितने भी हमारे पास सीड्स हैं और ब्रीड्स हैं इसकी, उनमें तकरीबन टीएचसी लेवल जो है सब में पाया जाता है। और टीएचसी जब होगा तो वो साइकोएक्टिव ड्रग है और उसका मिसयूज हो सकता है, जो नारकोटिक्स के दायरे में आता है। तो उन चीजों को देखते हुए अगर शोध संस्थानों को भी इसके साथ लिया जाए और उसके बाद इसकी खेती की जाए तो बहुत ही बेहतर होगा प्रदेश के लिए। जी पथरी उत्तराखंड का डॉक्टर साहब जलवायु हमारी तरह है, और उत्तराखंड में जब 2018 में पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में ये शुरू किया गया और इसका टीएचसी लेवल भी 0.30 से कम था, तो उसके लिए नर्सरी भी तैयार हुई और वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुपों के माध्यम से भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कई स्टार्टअप भी खड़े हो गए हैं और उत्तराखंड सरकार को लगभग 240 करोड़ का रेवेन्यू भी अर्जित हुआ है पिछले साल। तो ये चीजें उत्तराखंड में बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है, वहाँ पे उसका कंट्रोलिंग अच्छी है, एक्साइज डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है। तो क्या उसी तरह का मॉडल हिमाचल में आना चाहिए? जी विक्रम जी। बिल्कुल पथरिया जी, मैं इसके ऊपर पहले भी बोल चुका हूँ। कई वर्ष से मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ और सरकारों से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट को जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के तौर पे हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया जाए, जिससे हिमाचल प्रदेश की जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जो हमारा अपना आय के साधन हैं वो बढ़ेंगे, हमारी स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसमें क्या है, इसमें प्रॉपर ढंग से अगर इसमें रेगुलेशन कमेटी बनाई जाए और उसके ढंग से इसमें लाइसेंसिंग की जाए और उन लाइसेंस को, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में ओपीएम की खेती की जाती है, वहां लाइसेंस है, सिस्टमाइज है हर चीज को, वैसे किया जाए तो इसको किया जा सकता है, बड़े आसानी से किया जा सकता है। उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो प्रदेश सरकार जो है चाहे पुलिस प्रशासन के हाथ में दे या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास दे, कहीं न कहीं से इसको जो है वो प्रॉपर ढंग से रेगुलेट करना जो है आवश्यक है। अन्यथा ये मुझे प्रॉपर ढंग से अभी पता नहीं है कि उत्तराखंड सरकार ने किस लेवल पे जाके इसको जो है वो निर्देशित किया है, परंतु मैं हिमाचल प्रदेश के टोपोग्राफी कंडीशन को जानते हुए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इस चीज को, इसके साथ मैं जरूर कहूंगा कि इस बीज के ऊपर अगर शोध किया जाए और इसके टीएचसी लेवल को बहुत कम कर दिया जा सकता है, और ऐसे संस्थान हमारे पास बहुत बड़े बड़े हैं जिसमें ये कार्य किया जा सकता है, तो आगे आने वाले समय में हम अच्छे तरीके से भांग की खेती कर सकते हैं और उसको उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। जी 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 ओपी शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे उत्तराखंड के जब जिक्र आया तो। जी ओपी शर्मा जी, माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए ओपी शर्मा जी। जी 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 अभी मेरी आवाज आ रही आ रही है। जी जी मैं डॉक्टर साहब की बात का वो की साथ साथ मतलब आगे बढ़ना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि रेगुलेशन वगैरह ये पिछली सरकार के दौरान भी सारे बन गए थे,
लॉ ब्रांच में ये सारे चले गए थे, और इसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो कंसर्न डॉक्टर साहब का भी और हम, मेरे ख्याल में हम सभी का होगा, वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स एट प्लेस उसमें सारे रिकमेंडेड है। और जहां तक रेगुलेशन का सवाल है, वो एक्साइज विभाग ही इसको रेगुलेट करता है, क्योंकि एनडीपीएस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो भी एक्साइज डिपार्टमेंट ही होता है ना, थ्रू आउट कंट्री। सेंटर में रेवेन्यू है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, तो स्टेट में स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल 100% वैसे तैयार भी है सरकार के पास। अभी कुछ उसमें और एडिशन हो गए, नई सरकार आई है, वो अपने हिसाब से भी देखेगी और कुछ और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेकर के उसको वो करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आपको सीड बैंक, आपको इकोलॉजी, आपको इन्वायरमेंट, आपको वो सारी चीजें आपको देखनी है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए दूसरी बात ये, उत्तराखंड में इंटरनेशनल माफिया का कोई थ्रेट नहीं है आपको जी। हिमाचल प्रदेश में वी आर एलिंग फ्रॉम दैट सिंस 2 डेकेड्स। अब आप तो जानते हैं, हमने एनसीबी में रहते हुए हमने इटालियंस को भी देखा, हमने इजरायलीज को भी देखा, ये घुसे हुए पड़े हैं, ये मलाना से भी 10-10 किलोमीटर अंदर घुसे हैं, 12-12, 13-13 सालों केव में रहे ये लोग वहां रिसर्च करते रहे, तोश में ये रिसर्च करते रहे, न जाने कहाँ का मैजिक वैली और कहाँ ये करते रहे। सारे इनकी जितने भी वो हाइडआउट्स थे वो सारे हमने तोड़े, निकाले, इनको बाहर किया, अरेस्ट भी किया, कईयों को अरेस्ट किया। तो ये बड़ा जो दूसरा वाला नेटवर्क है, जो क्रिमिनल नेटवर्क है, हमको उसे पहले तोड़ना पड़ेगा और तोड़ना चाहिए, नहीं तो मैं तो अभी भी खबरदार करता हूँ, काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए हमारे लिए और हम लोग फेल ना हो। मैं नहीं चाहता हूं कि सरकार फेल हो, क्योंकि इससे बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बहुत सी दवाइयां बननी है, सरकार को रेवेन्यू की आवश्यकता है। हिमाचल फंड रेवेन्यू स्टार्व्ड स्टेट है, हमको रेवेन्यू की भी बड़ी आवश्यकता है, लेकिन उसमें भी हमें बड़ी एग्जेजरेटेड फिगर्स नहीं देनी चाहिए। जैसे 18,000 करोड़ की एक फिगर आती है, आई एम वेरी सॉरी, जब तक हमने उत्तराखंड में 250 करोड़ ही कमा पाया है। बात ये है कि जब तक हमने अभी तक ये नहीं पता हमने क्या उगाना है, क्या लगाना है, कितनी फैक्ट्रियां आनी है, और उसमें भी क्या मैकेनिज्म है। आप क्लस्टर अप्रोच रखेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, फार्मर कोऑपरेटिव्स को बनाएंगे, इंडिविजुअल फार्मर को बनाएंगे, किस किस को आप लाइसेंस देंगे, है ना जी। उसके बाद उनको आप किस तरह की विदेशी कंपनियां आएगी, स्वदेशी कंपनियां आएगी, लोकल कंपनियां आएगी, उनका कितना अनुभव होगा, क्या वो उसमें मास्टर है या नहीं है, शोध कितना हुआ है, CSIR ने कोई शोध किया है नहीं किया, कोई गवर्नमेंट एजेंसीज ने, कृषि विभाग ने किया नहीं किया, ये तमाम चीजें हमको करनी है। इसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि सीड बैंक तैयार करने के लिए आप बोलेंगे हम लगा देते हैं, हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, आपने लाइसेंसेस दे दिए, वेयर इज द सीड? वो सीड जो 0.3% जिसमें THC होगा वो कहाँ है, उसका सीड बैंक कितना, और वो सरकार को ही देना होगा। अदरवाइज तो फिर वही होगा कि फ्रांस से और पता नहीं कहाँ से बिल्कुल सीड पहुंचा दिया, है ना जी। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जी। OP शर्मा जी, ये आपने कहा कि थ्रेट होगा, क्योंकि जब भांग का चरस का जिक्र चलता है तो हिमाचल का कुल्लू, मलाना, चौहार वैली, शिमला, ये सब का जिक्र आता है। हिमाचल कहीं ना कहीं बदनाम है। तो गवर्नमेंट के पास आपने बताया कि बहुत बड़ा एक टास्क है इससे निपटने के लिए, तो गवर्नमेंट सफल कैसे होगी? और दूसरा ये है कि अभी जो वाइल्ड खेती हो रही है वो कितने एरिया में हो रही है, और लोग जो खुद कर रहे हैं, आपने तो कई ऑपरेशन किए, तो अभी क्या सिनेरियो है नशे की खेती का? जी, आप तो जानते हैं कि पहले ये जो अवैध खेती थी, ये हालांकि ट्रेडिशनली हमारी मंडी और कुल्लू में होती थी, ज्यादातर शिमला जिला में भी होती थी, ठीक है, सिरमौर में भी थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन उससे नशा नहीं उत्पादन होता था। जैसे जैसे कमर्शियल एंगल आया, जैसे जैसे विदेशी घुसे, जैसे जैसे टूरिज्म आया, जैसे जैसे कश्मीर बंद हुआ, हमारी टूरिज्म बढ़ा, वैसे वैसे इसका कमर्शियल यूज होने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि चंबा जैसी, जिस चुराह क्षेत्र से मैं आता हूं, जहां से माननीय हंसराज जी कमेटी के सम्मानीय सदस्य हैं, आज जुड़ना था उन्होंने, लेकिन वो फ्लाइट में लेट हो गई। हाँ जी। तो देखिए, चंबा जैसे चुराह एरिया में भी मैं ये बता दूं कि मलाना की तर्ज पे वही सारी उसी शैली में वही टेक्निक लगा करके लोग चरस का उत्पादन करने लग गए अल्टीमेटली। तो चैलेंज बहुत है, इसकी जो स्केल है वो अब बहुत दूर चली गई, सिरमौर में चली गई, शिमला जिला में चली गई, कुल्लू मंडी ऑलरेडी है, चंबा में चली गई, और बड़ा बंगाल तक ही पहुंच गई। 5 जिले तो ऐसे हैं जो अवैध खेती कह लो या अवैध जो इस
कमर्शियल यूज है इसका, जी उससे लोग अपना पैसा कमा रहे हैं। तो हमको उनको डाइवर्ट करना है। और आपको तो पता है कि 2003 में पहला आनी खड़ाग ऑपरेशन जब हमने किया था एनसीबी ने हिमाचल जी प्रदेश पुलिस के साथ, तो पहले ही मेरी स्टेटमेंट ये आई थी कि ये ब्रेड एंड बटर का किसानों का सवाल है भाई, इनको वैकल्पिक विकास की परियोजनाएं ला करके हमको इन्हें रिहेबिलिटेट करना चाहिए। मैंने कितने सारे सेमिनार इंटरनेशनल नेशनल मलाना में किए, कुल्लू में किए, आपको पता है शिमला में किए, जी स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंसेस करी, अपने दम पे करी सर, वॉलंटियरली करी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब लेकिन स्केल इतना बढ़ गया, तभी जी तो आपका प्रश्न ये खड़ा हो गया कि कितना स्केल है। अब जी जितना स्केल अवैध खेती का है, उस स्तर पे हमको इसको पॉजिटिव मेन स्ट्रीम फार्मिंग के अंदर लाना होगा। बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता है सर। ये कोई शराब की रेगुलेशन नहीं है जी इसको इतने मतलब आसानी से इसको हम कर पाएंगे। it has got narcotics sir, it has got जी narcotics, we have to be very careful. Thank you sir. जी जी विक्रम जी, ये इसका इंडस्ट्रियलाइज भांग का एक बहुत बड़ा बाजार अभी खड़ा हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे भी और हिमाचल के लेवल पे भी, और कहीं ना कहीं हिमाचल में फार्मा इंडस्ट्री इस समय सबसे ज्यादा है, वो उद्योगों में इसकी खपत भी है। तो 1 हेक्टेयर से लगभग 3 लाख की आमदन किसान को होगी, लेकिन चिन्हित जिले जो हैं कुल्लू, चंबा, शिमला, मंडी और सिरमौर का थोड़ा सा पार्ट, तो अगर रेगुलराइज खेती होती है प्रदेश के सभी किसानों को तो इसका लाभ मिलेगा नहीं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि सबको इसका लाभ मिले? जी विक्रम जी, सुझाव आपका। देखिए, ऐसा है, कुछ एक जो जिले हैं हमारे पास 3-4 जिले, वो प्रोडक्शन के लिए उनको नॉमिनेट किया जा सकता है, उनको बनाया जा सकता है कि यहाँ से प्रोडक्शन हो। और कुछ एक जिलों में हमारे पास माइक्रो इंडस्ट्रीज जो भांग के रेशे के ऊपर, भांग का जो फाइबर सुपर फाइन फाइबर निकलता है इसमें से, उसके ऊपर ऐसी इंडस्ट्रीज को भी स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आज की डेट में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल हब बनती हुई जा रही है। इसके साथ अगर इसके कदम आगे बढ़ते हैं, जैसे शर्मा जी बोल रहे थे, और मैं भी इस विषय में एक अपना वो रख रहा हूँ कि इसमें से करीब करीब 483 कैनबेनॉइड्स निकलते हैं, और वो 65 के करीब उसमें से ड्रग एल्कलाइड्स हैं जिसमें से मेडिसिन तैयार होती है। और इसमें से कुछ एक मेडिसिन जो है वर्ल्ड लेवल पे या यूएस एफडीए में या कई जगह पे उसको रेगुलराइज भी कर दिया गया है, जैसे एपिलेप्सी वगैरह के लिए, एल्जीमर्स के लिए, नी पेन्स के लिए, कैंसर के लिए, और अपना जो कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको रिमूव करने के लिए, और आइसोबेनिया के लिए एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। ऐसी भी मेडिसिन जिससे निकलती हैं। तो ये कल का विषय है, परंतु आज हमें फर्स्ट है कि इंडस्ट्रियल हेम्प को या इंडस्ट्रियल भांग को हम रेगुलराइज करें, कैसे करें, और उसके ऊपर जो स्थापना है इंडस्ट्रियल यूनिट्स की वो कैसे की जाए। तो सबसे बड़ा विषय यही है कि 4-5 जिले जो हमारे पास उत्पादक बने रहेंगे, और अन्य जिलों को इसमें जो है वो माइक्रो इंडस्ट्रीज का परमिशन दिया जाए, ताकि वहां पे छोटे छोटे लेवल पे इसका कारोबार हो, इसके फाइबर से छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित किए जाएं, और उसमें से जो है वो जो प्रोडक्शन निकले उसके ऊपर पूरे हिमाचल की इकोनॉमी को जो है विस्तार पूर्वक बढ़ाया जा सकता है। जी पथरिया जी। जी, तो इसमें किसानों की आय, जैसे स्टार्टअप उत्तराखंड में बड़े अच्छे स्टार्टअप हुए हैं। कहीं पे जो आपकी सीलिंग के लिए मटेरियल उपयोग होता है वो बनाई जा रही है, कहीं पे कुछ रेस्टोरेंट खुले हैं, इसके सीड जो बिना नशे के सीड है उसको लेके कुछ बन रहा है। और सबसे बड़ा विकल्प ये पेड़ों का है, कागज बनाने के लिए, रेशा बनाने के लिए सबसे ज्यादा पेड़, करोड़ों पेड़ कटते हैं हर साल। तो पर्यावरण के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये पर्यावरण हित में भी है, किसान के हित में भी है, सरकार के हित में भी है। लेकिन चैलेंज जो है सबसे बड़ा बताया है कि जो अनऑर्गेनाइज इलीगल तरीके से खेती माफिया करवा रहा है, वो एक पैरेलल कहीं इकोनॉमी वैसे ना बनी रहे। तो ये ओपी शर्मा जी, ये मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट को क्या इसके लिए प्रयास करने चाहिए कि पैरेलल इकोनॉमी को रोके गवर्नमेंट, क्योंकि ये ओपन वेल्थ है, कहीं भी उग जाएगी। आपने देखा, आपने ऑपरेशन किए हैं, पहाड़ जो दिखते ही नहीं है, कितने घंटों चल के ऊपर देखो तो जाके भांग की खेती कमर्शियल हो रही होती है।
और अंग्रेज लोग सीट दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए आपका क्या सुझाव है? कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बन जाएगा आने वाले समय में अगर ऐसा होता है? माइक माइक इधर से तो जी आ रही है आवाज जी? हाँ जी, अब आ रही। देखो, जहां तक राजनीतिक उसका सवाल है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। मैं बतौर एन एक्सपर्ट, बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता, मैं सिर्फ इतनी बात कर सकता हूं कि हमने कैनबिस के हिसाब से हमने एनडीपीएस एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया जिस तरीके से हमें करना चाहिए। फॉरेनर्स की मूवमेंट, मुझे याद है, वॉलंटरली आईबी के साथ मिलकर के बहुत सारे इस तरह के ऑपरेशन हुए, ऐसे लोगों को बाहर निकाला, आइडेंटिफाई किया, लेकिन हम लोग न कर सके। आज भी यही चैलेंज है हमारे पास। अब पिछले वर्ष आपने एक रिपोर्ट देखी होगी ओम प्रकाश जी, ओपी जी, अभी एक प्रश्न पहले आज का ले लेते हैं क्योंकि बार बार एग्जिट हो रहा है। चमन जी, हाँ जी जी सुन रहे हैं चमन जी आप? जी चमन जी, गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है, पिछली गवर्नमेंट ने भी शुरुआत की थी, लेकिन जैसा कि ओपी शर्मा जी ने कहा कि पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, कहीं उसका खतरा भी कल को बढ़ सकता है। सबसे पहले तो हमें जो नशा माफिया हमारे यहाँ पे है उसकी कमर तोड़नी चाहिए। तो जो गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि भांग की खेती को लीगलाइज करे, उसके लिए आपकी पार्टी का क्या मत है इस पे? जी चमन जी। देखो इस विषय पे ना मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई है वो जहाँ पे जो चौपाल का एरिया है जी, तो हमारे यहाँ पे जो भांग की खेती है जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। आपका कैमरा टेढ़ा हो जा रहा है ना? जी बोलिए, आप बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ पे तो कमर्शियलाइजेशन कभी पहले तो ये था ही नहीं, क्योंकि पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को क्या एक ड्यूटी होती थी कि जब ये भांग के पत्ते, जब भांग के पेड़ जंगल में या कहीं पे खेत की जो आप ये देखेंगे जो कॉर्नर्स होते हैं उस पे 2 4 5 10 पौधे सबके खेतों में लगे रहते थे। तो उसमें से क्या करते थे, उसको जब वो सूखते थे तो उसको सुखा निकाल लेते थे। हमारे यहाँ उसका जो यूज होता है सर्दियों में 3-4 चीजों में होता है। एक तो सीडू में जब स्टफिंग हम लोग करते हैं तो उसमें काफी बढ़िया वो इस्तेमाल होता है। दूसरा, जो उसका डंठल हो गया, जो लकड़ी होती है, तो उसमें बच्चों की ड्यूटी होती है या बूढ़े, जब बर्फ पड़ जाती है तो उसमें से उसकी जो स्किन उतार लेते हैं, बाहर से रेशा जो निकाल लेते हैं, उस रेशे से हमारे यहाँ पे रस्सियां बनती हैं। तो वो हमेशा चलता आ रहा था। और तीसरा एक हमारे यहाँ मूड़ी है। जैसे मान लीजिए हमारी बुआएं आती है या हम लोग किसी के घर जाते हैं तो मूड़ी का मतलब ये है कि छोटे छोटे जो चावल के भुने हुए या गेहूं के जो दाने होते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल के उसमें उसको डालते थे। तो पहाड़ के खान पान में भी ये है। ये दिनचर्या में हमेशा खान पान में पहले से रहा था। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो एंगल आया, जब से इसमें पैसा आया, इसमें सबसे मेरी जो बड़ी चिंता है वो ये है हमारी कि जब ये चलेगा, देखिए प्लानिंग में तो इंडिया में कोई कमी रहती नहीं है, इसमें एक पैरेलल माफिया जो है राज करना शुरू करेगा। जैसे ही उसको दिखेगा कि इसमें पैसा आ गया है तो जो किसान है तो उसको तो बेचारे को पता नहीं कितना मिल पाएगा, थोड़ा बहुत ही मिल पाएगा। और सरकार क्या करती है, हमेशा टारगेट कर रही है सिर्फ कैरियर्स को। माफिया जो है उनको कभी भी कैरियर ये लोग अरेस्ट नहीं करते हैं। मेन जो कल्प्रिट होते हैं उसमें पुलिस के, मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ लोग पुलिस के भी मिले रहते हैं। हम लोगों ने बहुत बार शिकायतें करी है कि जी फलाने बैग में फलाना लड़का वहां से लेके चला है। अब वो बेचारा एक गरीब होता है जो कि पुलिस अच्छा आगे जाकर के या तो कार्रवाई करती नहीं है। और एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं, हमारे साथ में अटाल त्यूणी वाला जो एक क्षेत्र था, वहां पे अफीम की बहुत ज्यादा खेती होती थी। और वो खेती किस लिए होती थी, वहां पे कोई भी वो कारोबार नशे के लिए नहीं होता था। पॉपी सीड्स, हमारे यहाँ दाना जिसको बोलते हैं, सीडू में सबसे टेस्टी जो होता है उसका आता है। खसखस बोल लो आप, या जिसको भी जो जो अलग अलग नाम है, हमारे यहाँ उनको सबको हमारे दाना ही नाम से बोलते थे। तो जब किरण बेदी जी ये नारकोटिक्स में थी तो ये अटाल से लेकर त्यूणी और ये अणु के बीच का जो बड़े बड़े वो जो खेत थे, उनकी मेन फसल वो थी बेचारों की, वो सारी की सारी काट दी गई। और जबकि वो लोग कोई भी नशे के लिए कुछ नहीं बेचते थे।
तो सबसे बड़ी जो चिंता ये है जब ये इसको कमर्शियलाइज करेगी सरकार, यही लोग जो प्लानिंग में बैठे हुए हैं ये जाकर धरातल पे तो पहुंचेंगे नहीं, और इसकी सारी की सारी जो मिसयूज है वो शुरू हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप किस पहले पॉलिसीज में ये भी तो साफ हो कि इसको उगाएगा कौन, किसको लाइसेंसिंग होगी, लाइसेंसिंग के बाद मॉनिटरिंग कौन करेगा, कि आपने 1 बीघा में भैया लैंड ली थी लेकिन उसमें उत्पादन कितना हुआ, कौन सी वेराइटी आपने पैदा की थी, सीड कहां से प्रोक्योर किया, हर तरह का फिर वही धंधा, जैसा कि शर्मा जी भी बता रहे थे। तो वो सबसे बड़ी चिंता उस चीज की है कि हमारे यहाँ यूथ लगभग बर्बादी के कगार पे है, और उसमें शराब से लेकर के अभी तो आपने फिर बीच में कोरेक्स चली थी, ये भांग तो अभी काफी पीछे जा चुका, अब तो आपको पता है चिट्टा और सारा वो आ चुका है। तो मुझे चिंता ये है कि हमारा जो बच्चे हैं, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो इसमें गलत राह में ना फंस जाए, क्योंकि वो उनको भी एक शॉर्टकट जिसको बोलते हैं अर्निंग का एक शॉर्टकट जो है वो मिल जाएगा। जी जी जी। ओपी शर्मा जी, आपने सुना भी आष्टा जी को, चिंता सबकी यही है कि कहीं ना कहीं नशे की तरफ पहले नमी ना खड़ी हो, और जो किसानों का चयन हो उसमें भेदभाव ना हो। तो उसके लिए आपकी क्या राय है सरकार को? देखिए, पिछली सरकार के दौरान जो रेगुलेशन ऑर्डर जो तैयार किया जा रहा था, मुझे उसका थोड़ा सा मालूम है, और हमने भी बहुत इसमें स्टडी करी है। इसमें सरकार को चाहिए कि क्लस्टर अप्रोच को अपनाए, बहुत बड़े बड़े किसानों को उसमें ना स्थान दिया जाए लाइसेंसिंग में, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस वो एस्टेब्लिश की जाए, विलेज कोऑपरेटिव जो है, फार्मर्स कोऑपरेटिव का कंसेप्ट सबसे बढ़िया कंसेप्ट है। देखिए, ये जो आष्टा जी ने भी जो बात करी है, और हम सब जानते हैं, हमारी जो इकोनॉमी थी ना जी, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी पहले, वो किसी भी चीज की हो, चाहे मक्की की हो, कणक की हो, या दूसरे जो खाद्य पदार्थों की हो, या भांग की हो, जिस जमाने में होती थी, वो कोऑपरेटिव मॉडल पे ही काम करती थी। और हम लोग बड़े इसमें नेचुरल है, मतलब कोऑपरेटिव एक तरीका है हम लोगों का। वी आर वेरी वेरी पैशनेट पीपल। हिमाचली जो है वो बड़े कल्चर्ड लोग हैं, है ना। और यहाँ पे नशा वशा नहीं होता था, आष्टा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। और इसीलिए ये कोऑपरेटिव, आपको याद होगा मैंने मलाना विकल्प क्यों बनाई इतना जोखिम लेकर के, मैंने चुहार विकल्प क्यों बनाई, मैंने चुराह वैली ऑल्टरनेटिव एग्रो हॉर्टिकल्चर एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नाम दिया, और क्यों यूएन के एक्सपर्ट लाया, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के एक्सपर्ट लाया, सेंट्रल स्टेट की एजेंसियों को लाया, डेवलपमेंटल एजेंसियों को लाके मंथन किए, सब कुछ किया। क्यों किया था? बिकॉज कोऑपरेटिव मॉडल जो है वो सबसे बेस्ट मॉडल है। और उसमें क्या होगा, अब छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं हिमाचल प्रदेश में जी, अब ज्यादा तो लैंड होल्डिंग रही नहीं, ठीक है ना। तो उसमें जो है छोटा किसान भी उससे फायदा ले सकता है। और देखिए, एक चीज मैं और बता देता हूं जो बड़ी व्यवहारिक बात है। ठीक है, रेशा है आपका, जो हेम्प है उससे रेशे के ऊपर आधारित उद्योग लगेंगे, छोटे छोटे उद्योग भी लगेंगे, सब कुछ होगा, है ना जी। क्या मार्केट में हम टिक पाएंगे? क्या हम किसानों को उतना पैसा दे पाएंगे? एवरीथिंग नीड्स टू बी, इसके पूरे इकोनॉमिक एनालिसिस पहले हमको करने चाहिए। एक छोटा सा मैं आपको एनालिसिस देता हूं, अभी ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा। देखिए कि हिमाचल में कुछ जगहों में 3 साइकिल हम लोग भांग के ले सकते हैं, क्रॉप के ले सकते हैं, और 1 एकड़ में लगभग जो 900 किलो हार्वेस्टिंग की संभावना है। फ्लावरिंग टॉप और कुछ पत्ते जिनमें टीएचसी है, और ये मेडिसिनल यूज के लिए मैं कह रहा हूँ जी। ऑर्गेनिक विधि का हमको अपनाना चाहिए, ठीक है। हम लोग को क्लस्टर अप्रोच या विलेज फार्मिंग या कोऑपरेटिव मॉडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको अपना करके मैं कह रहा हूँ। दूसरा, देखो, पहला साइकिल अर्ली फरवरी से अर्ली मई तक होगा, दूसरा मिड मई से मिड अगस्त, और तीसरा एंड ऑफ अगस्त से एंड ऑफ नवंबर तक हो सकता है, ठीक है जी। बहुत ज्यादा ऊंचाई क्षेत्रों में तो 2 ही होंगे, शायद 3 हो भी नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन जहां पे 3 साइकिल हम लोग अगर ले लेते हैं, तो 1 एकड़ में 2700 किलो जो है वो हमारा जो सूखा इसका जो बायोमास है, जिसको बाद में प्रोसेस करेगी फैक्ट्री, है ना जी, वो आपका पैदा होगा, वो किसानों का पैदा होगा। अब जो इसका जो बाई बैक जो इसका मैकेनिज्म होगा, मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेटली तो आएगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट ही आएगा, और वो अपना मुनाफा देखेगा ही देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप देखते ही हैं जिस तरह के हमारे सिस्टम्स हैं। तो बाईबैक मुझे नहीं लगता कि 200 रुपए प्रति किलो से ज्यादा वो जाएंगे, आगे जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है।
नहीं गए तो 200 पे कम से कम वो अटकेंगे, क्योंकि मेरे पास भी है ये सूचनाएं हैं, आसूचनाएं हैं, इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीजें हैं। जी तो ईयरली जो सेल है किसान की पर एकड़, वो अब पर एकड़ भी कितने होंगे सर, 5 बीघा वाले भी किसान बड़े कम है यहाँ, ठीक है ना। चलिए हम मान लेते हैं कि 5 बीघा वाले किसान को आपने ले लिया, तो वो 5,40,000 रुपए की सेल उसकी 1 एकड़ से होने वाली है। मीनिंग देयर बाय 1 बीघा से उसको 1,08,000 रुपया मिलेगा। और जी उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा मेडिसिन। और मेडिसिन में हम क्या कहते हैं, ग्लोबली 2700, 10,000 कितने मिलियन या बिलियन, जो भी फिगरें आ रही हैं, आई डोंट गो इनटू दोस डिटेल्स, जो सही बात हो उसी को हमें कहना चाहिए, है ना जी, कि इतनी बातें प्रोजेक्ट की जा रही है, क्योंकि मैं जानता हूं। अब पीछे कुछ एक बात और हुई, कईयों ने ये कहा कि इतने रुपए तोड़ा बिकेगा, तो मैंने बोला भाई इनको ये बताओ कि तुम भांग का व्यापार नहीं कर रहे हो, चरस का व्यापार नहीं कर रहे हो, आप यू आर प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, वो तोड़े के हिसाब से नहीं बिकेगी। अभी बड़ी सारी चीजें हैं, हमको बहुत सारी एडवोकेसी गांव गांव में जाके करनी पड़ेगी, किसानों को भी तो तैयार करना है जिसने उगाना है। ही और शी शुड आल्सो नो कि क्या उगाना है, क्यों उगाना है, कितना उगाना है, किसको देना है, कौन रेगुलेट करेगा, ये सारी चीजें करनी। तो अभी बड़ी हम सर बेसिक लेवल पे हैं। सरकार को मुझे लगता है बहुत कदम फूक करके बहुत सोचना पड़ेगा। आप बढ़िया लोगों को, अधिकारियों को लगाना पड़ेगा, हम सबको इस तरफ प्रयास करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, मतलब विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसमें। देखिए सोशल मुद्दा है ना जी, तो कहीं जाकर के ये बात सफल होने वाली है, अन्यथा बड़ी मुश्किल है। जी तो अभी हम चर्चा कर रहे थे हिमाचल में भांग की खेती को अवैध करके उसका यौगिक उपयोग कैसे किया जाए। तो इन दोनों कमेटी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के दौरे कर रही है। इसके बाद ये विधानसभा की कमेटी आने वाले दिनों में हिमाचल के इन 5 जिलों का दौरा करेगी, किसानों की इन्वॉल्वमेंट देखेगी क्या होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि कहीं ना कहीं इसकी आड़ में पैरेलल जो नशे के लिए हिमाचल को कहीं ना कहीं एक बुरी नज़र से देखा जाता है कि बदनाम है, कुल्लू वैली हमारी बदनाम है कि वहाँ नशा होता है, मलाना क्रीम के नाम पे हम बदनाम है। तो कहीं पैरेलल इकोनॉमी ना चले, सीड कहाँ से आएगा, किसानों की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी और किसानों से माल लेके उद्योगपति कैसे उसका उपयोग करेंगे। इसके लिए एक बहुत बड़ा मॉडल लोगों की इन्वॉल्वमेंट से बनाया जाना जरूरी है। सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा ये भी है कि जब भांग को आप लीगलाइज करोगे तो उसके साथ किसानों को लाभ मिले, सीधा लाभ मिले, कहीं बिचौलिए इसका ज्यादा दुरुपयोग ना करें, लेकिन नशे के साथ इसको ना जोड़ा जाए। और इन सब चर्चाओं में अभी तक देखा, क्योंकि 2025 तक ये बहुत बड़ा बाजार बनने वाला है, राज्य सरकार के खजाने में भी कहीं ना कहीं इससे आय आएगी, एक्साइज ड्यूटी लगेगी, कई कुछ लगेगा। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक जो पिछली सरकार ने थोड़ा सा प्रयास किया था उसको अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो। तो इसके लिए सभी आपने भाग लिया चर्चा में, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।